हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 का बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। इसे एकदम जीरो लेवल से जानेंगे कि बहुपद आया कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एकदम बेसिक जीरो, आपको कुछ भी बहुपद में नहीं आता होगा तो आप देखिए आपको एकदम जीरो लेवल से पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद आया कहाँ से है। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे चर संख्या और अचर संख्या क्या है, क्योंकि इससे ही मिलकर बीजीय व्यंजक बनता है और बीजीय व्यंजक से मिलकर मतलब बीजीय व्यंजक का प्रकार बहुपद और समीकरण होता है। तो हमें बहुपद पढ़ना है, तो चलिए जीरो से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चर संख्या है, यहाँ पे अचर संख्या है, यानी कि वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चर संख्या क्या होता है। चर संख्या वो होता है जो अपने अपने खुद को यानी कि बदल दे। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और अपने स्थान को यहाँ पे बदल दिया, तो मतलब वहाँ से यहाँ आ गया, मतलब अपने स्थान को बदल दिया। यानी कि जो बदलता हो उसे हम चर संख्या कहते हैं और जो नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। तो चलिए छोटा में एक डिफिनेशन लिख लें, तो लिखेंगे जो बदलता हो वह चर संख्या कहलाता है। अब ये कैसे बदलता है, ठीक है, अब कैसे बदलता है इसे जानते हैं। ठीक है, और ये चर संख्या क्या होता है, यानी कि ABCD का जो भी लेटर होता है, जैसे XYZ M N O, मतलब ABCD में 26 लेटर में कुछ भी ले लीजिए, वो सभी के सभी क्या होते हैं, चर संख्या होते हैं। तो चलिए जैसे कुछ यहाँ पे ले लें एग्जाम्पल के लिए, जैसे X, Y और Z, M, T ये सब। ठीक है, तो ये सब क्या हुए कि चर संख्या हुए। अब ये बदलते कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, x+2 है और बराबर 0 है, और x-3 है और बराबर 0 है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे बदलता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले x है और यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे बराबर दे देंगे, और +2 है और बराबर के उस पर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे x का x और बराबर का बराबर, और यहाँ पे -3 है, बराबर के उस पर जाएगा -3, तो प्लस में 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान -2 निकल गया और यहाँ पे x का मान 3 निकल गया। अब यहाँ पे -2 निकल गया, यहाँ पे 3 निकल गया, मतलब अलग अलग निकल गया, यानी कि ये बदल रहा है। तो ये क्या हुआ, चर संख्या हुआ, यानी जो बदलता हो वो चर संख्या होता है। ठीक है, अब हम अचर संख्या का बात करते हैं, यानी कि जो नहीं बदलता हो। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहीं पे मैं रहूँगा, मैं अपने स्थान को चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या हुआ, अचर संख्या। ठीक है, तो चलिए तो लिखेंगे इसका, जो नहीं बदलता हो वह अचर संख्या कहलाता है। ठीक है, जो नहीं बदलता हो वो अचर संख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे हो गया 2, +3, -9, -0.5, 4.7, जैसे √3x, नहीं 2√3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे जो भी संख्या हो वो अचर संख्या होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 9 है, -9 है, तो -9 बदल थोड़े जाएगा, यानी -9 कोई 8 हो जाएगा, नहीं होगा, 10 हो जाएगा, नहीं होगा, यानी कि -9 है तो -9 ही रहेगा, यानी कि दूसरा कुछ नहीं होगा, यानी कि नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे 0.5 है, 0.4 हो जाएगा, या फिर 0.10 हो जाएगा, यानी कि 0.4 हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। 0.5 है तो 0.5 ही रहेगा, यानी कि ये नहीं बदलता है, तो अचर संख्या यानी कि कांस्टेंट नंबर कहलाता है। तो जो बदलता है वो चर संख्या यानी कि वेरिएबल नंबर, जो नहीं बदलता है वो चर संख्या, अचर संख्या यानी कि कांस्टेंट नंबर। अब हम देखेंगे कि अगर दोनों को हम मिला दें, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे m है, और इन दोनों को मिला, जैसे इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल, दोनों को अगर मिला दें तो बनता है व्यंजक या बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो चलिए, तो मान लीजिए यहाँ पे चर संख्या और यहाँ पे अचर संख्या। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कुछ ले ले, जैसे x, y, z, m, ऐसे करके इसमें से कुछ ले ले, जैसे 2 + 3, -9, 0.5। ठीक है, ऐसे करके ले लिए, और मान लीजिए कि ये हो गया अचर और ये हो गया चर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, जैसे प्लस करेंगे। ठीक है, यानी कि मिलाएंगे, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये बनेगा व्यंजक या बीजीय व्यंजक। ठीक है, व्यंजक या
बीजीय व्यंजक, व्यंजक या बीजीय व्यंजक बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अब यहाँ पे बीजीय व्यंजक आ रहा है तो यहाँ पे 2 और इसमें से कोई जैसे x इसको अगर मिला दे तब तो बीजीय व्यंजक न बनेगा। तो उसी प्रकार मान लीजिए इसमें से y लिए, ठीक है, y इधर बता रहे हैं, इसमें से y लिए यानी कि चर संख्या में से y और अचर संख्या में से 2 तो +2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यंजक हो गया, यानी दोनों मिल गया तो ये व्यंजक बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से कोई z ले ले, z और यहाँ पे -9 ले ले तो माइनस और -9। ठीक है, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो z और माइनस माइनस प्लस और 9 ये आ गया। मतलब एक समीकरण प्राप्त हो रहा है यदि हम चर संख्या और अचर संख्या को मिला रहे हैं तो इन दोनों को मिला रहे हैं तो कोई व्यंजक प्राप्त हो रहा है, यानी कि व्यंजक या फिर इसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब व्यंजक या फिर बीजीय व्यंजक 2 प्रकार के होता है, एक बहुपद और एक समीकरण। तो हम पढ़ेंगे बहुपद, तो यहाँ पे ये 2 प्रकार के होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होता है, एक होता है बहुपद और एक होता है समीकरण। लेकिन यहाँ पे हम समीकरण नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बहुपद, ये वाला पॉलिनोमियल। तो मान लीजिए कि हम इतना चर, सबसे पहले जाने चर संख्या क्या है, अचर संख्या क्या है, इन दोनों को मिलाए तो व्यंजक या बीजीय व्यंजक बना। और बीजीय व्यंजक 2 प्रकार के होता है, बहुपद और समीकरण। तो हमें समीकरण नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है बहुपद। तो हमें ये ज्ञात आ गया कि बहुपद कहाँ से आया है। अब हम जानेंगे बहुपद का डिफिनेशन यानी कि परिभाषा, और इसको पहचान कैसे करेंगे कि कोई संख्या कैसे बहुपद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जानेंगे बहुपद का परिभाषा यानी कि बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है, और बहुपद का पहचान यानी कि कोई कैसे व्यंजक रहेगा तो बहुपद होगा और कैसे रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुपद होने का शर्त यानी कि कैसे कोई व्यंजक बहुपद हो जाएगा, और बहुपद नहीं होने का शर्त यानी कैसे कोई व्यंजक बहुपद नहीं रहेगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और पहचान करना कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले छोटा एक परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बहुपद का परिभाषा जानेंगे। ठीक है, तो चलिए तो लिखेंगे वैसे व्यंजक जिसमें अनेक पद हो वह बहुपद कहलाता है। यहाँ पे वैसे व्यंजक जिसमें अनेक पद हो, अनेक पद मतलब 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और अनंत तक, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक कितना हो पद हो, यानी कि अनेक पद हो, वो बहुपद कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे 1 0 x² + 2x ऐसे करके। ठीक है, यानी कि इसमें एक पद हुआ, ये वाला एक पद, ये वाला एक पद, इसमें एक और एक 2 पद हुआ। ठीक है, और x² + 2x + 1। ठीक है, तो इसमें 3 पद हुआ, 1 2 3। फिर x⁻10 + x⁻9 + 3x⁻7 + x⁻5 + 8x² + 1, यानी कि अनंत, मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 पद है। आप बहुत सारे पद बढ़ाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है जिसमें अनेक पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब हम जानेंगे बहुपद का पहचान करना, यानी कैसे रहेगा तो बहुपद होगा और कैसे रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो इधर लिखेंगे बहुपद होने का शर्त और इधर लिखेंगे बहुपद नहीं होने का शर्त। तो सबसे 1 नंबर में लिखेंगे यदि चर का घात, यानी कि चर का घात यानी कि जो भी पावर होगा, जैसे यहाँ पर x⁻2 है, इसी को घात कहते हैं। ठीक है, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे घात क्या होता है। तो यदि चर का घात पूर्णांक यानी कि 0 1 2 3 ... अनंत तक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी पूर्णांक होगा वो पॉजिटिव होगा और शून्य होगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा, में यानी कि पूर्णांक में रहे तो वह बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे x⁻0, x यहाँ पे 0, x⁻3, x⁻9
99 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसे करके, यानी कि यहाँ पे एक्स पावर 99 है, यहाँ एक्स पावर 2 है और प्लस 1 है। फिर जैसे एक्स पावर 4/2 प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे जो भी पावर है ये पूर्ण अंक है, ठीक है, यहाँ पे जो भी अंक है यानी कि जो भी पावर है यानी कि जो भी घात है ये पूर्ण अंक है, यानी कि पूर्णांक में है, यहाँ पे कोई ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसमें 1 नंबर में ये हो गया इसका एग्जाम्पल और इसका जो परिभाषा है, ठीक है, उसके बाद यानी कि पॉइंट। अब 1 नंबर इधर पॉइंट देखेंगे, यदि चर का घात यानी कि चर का घात यानी कि पावर ऋणात्मक कोमा भिन्न और ऋणात्मक भिन्न और दशमलव में रहे तो वह बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे चर का घात ऋणात्मक होगा, भिन्न होगा और दशमलव में होगा। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऋणात्मक का बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x पावर -2 प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे ऋण यानी कि माइनस, ऋण का चिन्ह है यानी कि माइनस का चिन्ह है, तो पावर में यदि माइनस आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे x पावर -2 आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे भिन्न, जैसे x पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे x पावर 1/2 है, यदि 1/2 है बटा में है यानी कि भिन्न में है तो यह कभी भी बहुपद नहीं होगा, यानी किसी भी चर संख्या के ऊपर भिन्न में कोई पावर आ जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया हूँ, तो यहाँ पे तो भिन्न में है 4/2, तो ये कैसे बहुपद है, आपके इस दिमाग में ये सवाल उठा होगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x पावर 4/2 है, यदि इसको हम कटाए तो क्या होगा, 2 मर्द में कट जाएगा यानी कि 2 आएगा, तो x पावर 2 और प्लस 2x प्लस 1 होगा, ठीक है, इतना होगा। तो वैसे करके यहाँ पे 1/2 को अगर हम कटाए तो क्या आएगा, दशमलव में आएगा। अब दशमलव में आएगा तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि जो भी दशमलव में यदि पावर आ जाए तब भी बहुपद नहीं होगा। तो यदि 1/2 को कटाएंगे तो दशमलव में आएगा तो बहुपद नहीं होगा। एक दशमलव का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2x पावर 0.4 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ x पावर 0.4 है तो यह बहुपद नहीं है, यानी कि सबसे पहले हम समझे यहाँ ऋणात्मक था तो पावर में यदि ऋणात्मक आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद भिन्न में आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। यदि भिन्न में आए और कट करके पूर्ण अंक आ जाए, जैसे यहाँ पे पूर्ण अंक 2 आ गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x पावर 15/3 आ जाए, ठीक है, तो इसे अगर हम कटाएंगे तो क्या आएगा, x पावर 5 3 × 5 15 यानी कि x पावर 5 आ जाएगा। तो ये कट के एक पूर्ण अंक आ गया, माइनस में नहीं आया, दशमलव में नहीं आया और भिन्न में नहीं आया, केवल एक पूर्ण अंक आ गया, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। तो अब तो हम ये जान गए कि सबसे पहले ऋणात्मक होगा यानी कि पावर ऋणात्मक होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, भिन्न में होगा तभी बहुपद नहीं होगा, दशमलव में होगा तभी बहुपद नहीं होगा, ठीक है, तो ये जान गए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पे 2 तो लिखेंगे, यदि व्यंजक में प्लस यानी कि जोड़, कोमा माइनस यानी कि घटाव और गुणा, ठीक है, ये तीनों रहे या इनमें से कोई 2 रहे या एक रहे तो बहुपद होगा। जैसे इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल तो मान लीजिए यहाँ पे x² प्लस 2 माइनस 1 है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि यहाँ पे माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं आ रहा है, तब भी ये क्या होगा, बहुपद होगा, यानी कि यहाँ पे 2 चिन्ह आ रहा है। जैसे x² माइनस 1, तो यहाँ पे केवल माइनस आ रहा है तभी बहुपद होगा। फिर 2x² प्लस 1 2x प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस दे देते हैं समझाने के लिए। तो 2x² प्लस
2x-1। तो देखिए यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, और यहाँ पे 2 और x के बीच गुना छुपा है तो गुना भी आ रहा है। तो यहाँ पे तीनों आ रहा है, ये भी बहुपद होगा। तो हम ये जान गए कि इन तीनों में से कोई दो रहे, एक रहे या फिर तीनों रहे तभी बहुपद होगा। अब जानेंगे हम इसमें का 2 पॉइंट, ये वाला 2 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पे जानेंगे कि यदि कोई भी चर संख्या हर में रहे यानी कि बाटा के नीचे रहे तो बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे यदि चर संख्या हर में रहे तो बहुपद नहीं होगा। हर मतलब क्या होता है? हर मतलब ये होता है यहाँ पे जैसे P/Q हो गया तो यहाँ पे P जो रहता है वो अंश में रहता है, ठीक है, और यहाँ पे जो Q है ये रहता है, ये हर में रहता है, ठीक है। तो जो बाटा के नीचे रहता है वो हर में रहता है, यानी कि बाटा के नीचे चर संख्या आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x पर 2/x हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाटा के नीचे x आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। फिर 2x² + 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी बाटा के नीचे x आ गया। उसके बाद 2y² + 2x 2/y + 1, यहाँ पर भी y यानी कि y क्या है? चर संख्या, यानी कि चर संख्या बाटा के नीचे आ गया तभी बहुपद नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कैसे नीचे आ जाता है तो बहुपद नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें 2/x को, तो यहाँ पे 2/x है, ठीक है। अगर इसे हम सॉल्व करें तो 2 गुना और x बाटा के नीचे है बराबर बाटा के ऊपर ले जाएंगे, यानी गुना के संबंध में 2 के साथ रखेंगे तो x पर पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस यानी कि चर संख्या के ऊपर ऋणात्मक पावर आ गया, यानी कि यहाँ पे जो बताए थे यहाँ पे ऋणात्मक आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे -1 आ गया तो बहुपद नहीं होगा। अब हम जानेंगे इसका 3 नंबर पॉइंट जो इसी के लिए होगा, ठीक है। तो 3 नंबर पॉइंट तो लिखेंगे यदि इसमें 3 नंबर पॉइंट में क्या होता है कि यदि रूट के अंदर चर संख्या आ जाए तो बहुपद नहीं होता है। तो लिखेंगे यदि चर संख्या रूट यानी कि ये वाला सिंबल, ये वाला, ठीक है, रूट के अंदर आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2x² + 2x यानी कि √2x + 1। तो देखिए यहाँ पे x जो है रूट के अंदर आ गया, या x² + √x + 1 या y² + √y या √y, ठीक है, या फिर √t। ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इनसे आप समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 नंबर पॉइंट, यानी कि सबसे पहले हम जाने कि बहुपद का परिभाषा, उसके बाद बहुपद होने का शर्त, बहुपद नहीं होने का शर्त, इसके बाद जानेंगे बहुपद का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखेंगे बहुपद का प्रकार यानी कि बहुपद कितने आधारों पर बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले बहुपद 2 आधारों पर बांटा गया है, एक पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। यानी कि पद के आधार पर, टर्म के आधार पर, और घात यानी कि पावर के आधार पर, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि बहुपद 2 प्रकार है, बहुपद का 2 प्रकार है, एक पद और एक घात, यानी कि 2 आधारों पर इसे बांटा गया है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। अब हम समझेंगे कि पद के आधार पर कितना होता है और घात के आधार पर कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे पद के आधार पर बहुपद का 4 प्रकार है, यानी कि बहुपद का पद के आधार पर 4 प्रकार है और घात के आधार पर भी बहुपद का 4 प्रकार है, यानी कि दोनों का 4 प्रकार है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पद यानी कि टर्म के आधार पर 4, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद और बहुपदी बहुपद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसे अगर हम समझे तो देखिए यहाँ पे एक पदी यानी कि जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यहाँ पे द्विपदी यानी कि जिसमें 2 पद हो, यहाँ पे त्रिपदी यानी कि जिसमें 3 पद हो, यहाँ पे बहुपदी यानी कि जिसमें बहुत सारे पद यानी कि अनेक बहुत सारे पद, 4 या 4 से अधिक, ठीक है। तो चलिए इसे हम इसका परिभाषा लिखकर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो एक पदी बहुपद का परिभाषा होगा, इस बहुपद में
अधिकतम एक पद होता है। अब एक पद कैसे होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2x, ठीक है, या एक्स स्क्वायर या -2x², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे केवल एक पद है, इसमें कोई प्लस या माइनस से अलगाव नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक पद है, यहाँ पर भी एक पद है, यहाँ माइनस है, लेकिन माइनस के इस पार कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे केवल एक पद है, ठीक है। ETC इतना ही एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद ये देखेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब देखेंगे द्विपद, यानी कि जिसमें एक पद हो उसे एक पद ही कहेंगे, जिसमें दो पद हो उसे द्विपद ही कहेंगे। अब इसका परिभाषा, इस बहुपद में अधिकतम दो पद होता है, ठीक है। इसमें अधिकतम दो पद होता है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2x + 1, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक पद और यहाँ पे एक पद। एक नोट कीजिएगा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूँ कि पदों का वर्गीकरण, देखिएगा पदों का वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा, यानी कि अलग अलग। तो पदों का वर्गीकरण प्लस यानी कि जोड़, ठीक है, और माइनस यानी कि घटाव, प्लस या माइनस द्वारा होता है, ठीक है। तो पदों का वर्गीकरण प्लस या माइनस द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और बीच में प्लस है, तो ये प्लस क्या कर रहा है कि अलगाव, यानी कि दोनों को अलग अलग कर रहा है। यहाँ पे 2x और प्लस में 1 है, तो प्लस के इस पार 1 है और उस पार 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस दोनों को अलग अलग कर रहा है। उसी प्रकार और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको। उसके बाद 3x² - 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर भी ये माइनस है जो इसको अलग अलग कर रहा है, यानी कि इधर 3x² माइनस के इस पार है, 2x माइनस के इस पार है, यानी कि यहाँ दोनों अलग अलग है। तो इसमें दो पद हो गया और माइनस द्वारा दोनों का वर्गीकरण, यानी कि अलगाव अलग अलग कर रहा है माइनस द्वारा, यहाँ पे प्लस द्वारा कर रहा था। और देख लेते हैं जैसे 2x - 1, तो यहाँ माइनस अलग अलग कर रहा है ETC, ठीक है। तो इतना आप देख लिए। उसके बाद और देखते हैं त्रिपदी बहुपद में, ठीक है। इस बहुपद में अधिकतम 3 पद होता है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। से 2x² + 2x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक पद, दो पद और तीन पद, और तीनों पद को प्लस और माइनस अलग अलग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस एक को इधर अलग कर रहा है, सॉरी यहाँ पे माइनस एक को इधर अलग कर रहा है, और -2x को इधर अलग कर रहा है, और प्लस इसको भी अलग कर रहा है और इसको भी अलग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों प्लस और माइनस अलग अलग कर रहा है, यानी कि वर्गीकरण कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 पद हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 3y² - 2x और +1, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको अलग अलग कर रहा है। यहाँ पर और देखेंगे 4t² + t + 1, ठीक है, ETC। तो ये इतना आप देख लिए कि इसका एग्जाम्पल, यानी कि 3 पद कैसे होगा। तो अब देखेंगे बहुपदी बहुपद को, ठीक है। तो आइए, बहुपदी बहुपद में क्या होगा कि 3 पद तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे 4 या 4 से अधिक पद होगा, उसे बहुपदी बहुपद कहते हैं। चलिए इसे लिखते हैं। इस बहुपद में अधिकतम 4 या 4 से अधिक पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 या 4 से अधिक पद होता है। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 2x⁴ + 2x² + x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे पद है, और यहाँ पे 4 से अधिक भी हो सकता है। जैसे x⁻10, 2x⁹ + x⁵ + 8x² + 2x + 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और एक 6 पद हुआ। एक और देख लेते हैं। x² - 2 9 - 2x⁻10 + x² + 1, ठीक है। तो ऐसे करके 4 या 4 से अधिक पद होगा तो बहुपदी बहुपद होगा। 3
3 पद होगा वो त्रिपदी बहुपद होगा, 2 पद होगा द्विपदी बहुपद होगा, और 1 पद होगा तो एक पदी बहुपद होगा। एक और आपको पॉइंट समझना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 पद कह रहा है यानी त्रिपदी बहुपद कह रहा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे 4x² प्लस टी प्लस 2t+1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पद है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि त्रिपदी बहुपद ही है। अब कैसे है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे t⁻1 है और t⁻1 है, तो ये दोनों जुट जाएगा, ठीक है। तो कैसे जुटेगा, जैसे 4x² प्लस यहाँ पे 1t है, यहाँ पे 2t है, तो ये दोनों जुटेगा तो 3t+1 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 यहाँ पे 3 पद हो गया, तो देगा ऐसे, लेकिन ऑप्शन में रहेगा ऐसे, ठीक है। तो अब समझेंगे इसके बाद घात के यानी कि पावर के आधार पर बहुपद का 4 प्रकार क्या क्या होता है, ठीक है। अब घात के आधार पर यानी कि पावर के आधार पर बहुपद के 4 प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे 4 प्रकार मैं लिख दिया हूँ, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद और बहुघात बहुपद, ठीक है। तो यहाँ पे चारों है और इसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल और मानक रूप सभी बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले रैखिक बहुपद जानेंगे। तो रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद में क्या होता है कि इसका पावर 1 होता है, यानी कि घात 1 होता है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे इस बहुपद में अधिकतम घात 1 होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसका मानक रूप देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि x+1, ठीक है। तो यहाँ पे x को पावर 1 है, ठीक है, कुछ नहीं रहता है, x मतलब x के ऊपर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो इसका पावर कितना है, 1 है। जैसे एक और देख लेते हैं y+2, तो इसका भी पावर 1 है। जैसे t-10, ठीक है, इसका भी पावर 1 है। हम रैखिक बहुपद कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है 2022 या फिर 23 में पूछा है पेपर में कि जिसमें एक घात होता है उसे क्या कहते हैं, जिस बहुपद में एक घात होता है उसे क्या कहते हैं, तो रैखिक कहते हैं। और ऐसे ही पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पावर या कितने घात होते हैं, तो 1 होते हैं। उसी प्रकार द्विघात बहुपद में भी आपसे पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने घात होते हैं, या फिर 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघाती बहुपद कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो अब इसका मानक रूप देख लेते हैं। 80C इतना हो गया। अब इसका मानक रूप देखेंगे, यानी कि रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का मानक रूप ax+b होता है। यानी कि यहाँ पे जैसे x+1 है, तो यहाँ पे x, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे t के पहले 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2t-1 हो जाएगा समझने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x को पावर 1+1 है, तो यहाँ पे x+1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे x के पहले जो भी मान होगा वो a का मान होगा। जैसे यहाँ पे जो भी मान होगा a का मान होगा, और प्लस के इधर कांस्टेंट में जो भी मान रहता है वो b का मान होगा। तो यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है तो 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर भी, यानी कि b का मान भी 1 हो जाएगा यहाँ पे 1। और अब देखेंगे इसका भी एक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2t+10 है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखिए t यानी कि चर के पहले जो भी रहता है वो a का मान होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि लास्ट में रहता है जो b का मान होता है। तो यहाँ पे t के पहले 2 है तो a बराबर, यानी कि यहाँ पे a का मान 2 हो जाएगा, b बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि मानक रूप का मतलब क्या है। उसके बाद हम द्विघात बहुपद देखेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो लिखेंगे इस बहुपद में अधिकतम घात 2 होता है। घात मतलब पावर, ठीक है। तो अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे x² + x+1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे
एक्स पावर 1 है और यहाँ पे एक्स पावर 2 है, यानी कि इसमें अधिकतम कहे पावर तो यहाँ पे 2 सबसे अधिक है, क्योंकि 1 पावर है तो ये तो कम है ना 2 से, तो यहाँ पे एक्स पावर 2 है तो ये सबसे अधिक है, तो यहाँ पे 2 सबसे अधिक है, यानी कि एक्स पावर 2 है जो सबसे अधिक है, यानी कि अधिकतम पावर कितना है 2, तो इसे क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उसके बाद टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 11, ठीक है, ETC, ठीक है। इतना ही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब इसका मानक रूप देखेंगे, इतना पर देख लिए ये वाला, इसका मानक रूप ये है। अब इसका मानक रूप देखेंगे, द्विघात बहुपद का मानक रूप, इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे x पावर 2 है, यानी कि सबसे बड़ा घात है, यानी कि इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है 2 है, तो जो भी पावर सबसे बड़ा होगा उसके पहले जो भी रहता है वो a का मान होता है, उसके बाद पावर 1 होगा उसके पहले जो रहेगा वो b का मान होगा, उसके बाद लास्ट में जो कांस्टेंट रहता है वो c का, यानी कि अचर रहता है वो c का मान होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे 2 दे देते हैं समझने के लिए, इसको भी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 11 है, ठीक है, और यहाँ पे रख लेते हैं माइनस, क्योंकि समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले a का मान, b का मान और c का मान, ये तीनों निकालेंगे। तो a का मान क्या होगा कि इसके पहले, यानी कि देखिए a का मान यहाँ पे है, ये यहाँ पे है तो a का मान यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वाला में यहाँ पे b है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला b का मान है तो 2 हो जाएगा b का मान। उसके बाद c का मान जो लास्ट में रहता है वो c का मान, यानी कि 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे एक और समीकरण लेते हैं, ये वाला, जैसे 2x स्क्वायर प्लस x पावर 1 और माइनस 1 दीजिए या फिर नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखेंगे a b c का मान, a बराबर b बराबर और c बराबर। तो देखिए यहाँ पे इसके पहले जो होगा वो a का मान होगा, और इसके पहले जो होगा वो b का मान होगा, और लास्ट में जो होगा वो c का मान होगा। तो यहाँ पे a का मान 2 और b का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 और c का मान 1 है, तो इसके पहले अगर माइनस रहेगा तो माइनस देंगे तो -1 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो इसमें 2 ही पद है, यानी कि एक नहीं है, तो इसमें a और b और c का मान कैसे निकालेंगे? इसमें तो c के मान दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे माइनस दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद b, यानी कि इसके बाद यहाँ पे b का मान 2 है, तो इसके पहले जो माइनस है तो माइनस लेते हैं तो -2 हो जाएगा। अब a और b का तो मान निकल गया, लेकिन लास्ट में जो कांस्टेंट रहता है अकेला वो नहीं है, तो वो नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नहीं रहेगा, जो नहीं रहेगा वो 0 हो जाएगा। जैसे ये वाला हो गया। एक और लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा कि b का मान नहीं होगा, 2x स्क्वायर, यहाँ पे -1, 2x स्क्वायर -1, तो यहाँ पे a बराबर कितना होगा, इधर नीचे लिखते हैं, a बराबर 2 और b बराबर b नहीं है, यानी कि x पावर 1 वाला जो होता है उसके पहले लिया जाता है। यहाँ पे जैसे x पावर 1 है तो ये वाला 1 वाला नहीं है, स्क्वायर है और कांस्टेंट वाला है, ठीक है। तो यहाँ b का मान कुछ भी नहीं तो 0 है, और c का मान 1 है, और इसके पहले माइनस है तो माइनस देंगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे त्रिघात बहुपद, लिखेंगे इस बहुपद में अधिकतम घात 3 होता है। तो इसको भी देखेंगे, जैसे 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर नहीं, यहाँ पे q रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 घात है, q 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम, इस पर पावर कितना है, 1 है, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 3 है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा पावर 3 है, तो सबसे पावर यानी कि सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद, ठीक है।
और इसका एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 4x³ प्लस 2x, ठीक है। उसके बाद 3x² प्लस 2x, यहाँ पे एक y वाला लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एक y वाला, जैसे 3y³ प्लस 2y² माइनस 1 नहीं दिया, y प्लस 1, ठीक है, ETC। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसका मानक रूप देखेंगे और A B C का मान और D का मान, इसमें क्योंकि 1 2 3 4 है तो D तक लिख लेगा, यानी कि A B C और D का मान लिख लेगा। यहाँ पे 3 पद होगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 पद है, तो A B C का मान निकला था। इसमें कितना पद है, 2 पद है, तो A B का मान निकला था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मानक रूप ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये होगा रैखिक का, ये हो गया द्विघात का, त्रिघात का, त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस c, इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ax³ प्लस q का मतलब 3, यानी कि यहाँ पे x³ का है तो मतलब q बोले हैं, तो x³ को x³ ही बोला जा सकता है, जैसे x² तो x² ऐसे करके, ठीक है। तो bx² प्लस cx प्लस यहाँ पे d, ठीक है। तो A B C D ये हो गया मानक रूप, क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का मानक रूप। अब इसमें से एक एग्जाम्पल लेंगे और इसका A B C D का मान निकाल कर बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एग्जाम्पल ले, 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। उसके बाद A B C और D का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए A अगर यदि x पर पावर 3 वाला के पहले जो भी होगा वो A का मान होगा। जैसे यहाँ पे है 3, x पर पावर 3 वाला के पहले, यानी कि x पर पावर q के पहले 3 है तो ये A का मान हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद x पर पावर 2 है तो ये B का मान होगा। तो माइनस लेते हैं क्योंकि प्लस नहीं लेते हैं, प्लस तो हर एक अंक के पहले छुपा ही रहता है, तो माइनस लेते हैं। यहाँ पे B का मान हो जाएगा -2 और C का मान हो जाएगा x पर पावर 1 वाला के पहले, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद D में लास्ट में 1 है तो 1, यानी कि A B C D ये हो गया। और एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे 3x² माइनस 2x² प्लस 1, तो यहाँ पे क्या है कि C का मान नहीं है, तो इस यहाँ पे C का मान 0 हो जाएगा। तो A बराबर 3 हो जाएगा, कोमा B बराबर -2 हो जाएगा और C बराबर 1 हो जाएगा। तो ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। तो ये आप लोग समझ गए। उसके बाद बहुघाती बहुपद पढ़ेंगे। तो लिखेंगे इस बहुपद में अधिकतम घात 4 या 4 से अधिक होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इसका मानक रूप नहीं होता है क्योंकि इसका तो अनंत में होता है, 4 या 4 से अधिक, यानी कि बहुत सारा, तो इसका मानक रूप नहीं होता है। केवल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 3x⁻10 प्लस 4x⁻9 प्लस x⁻2 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 2 3 4 पद हुआ। एक और एग्जाम्पल x⁻99 प्लस x⁻80 माइनस 2x² माइनस स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 20 दे देते हैं। उसके बाद 3x⁻11 फिर प्लस 4x⁻9 प्लस 1 ETC, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लिए कि ये कैसे है। कि सबसे पहले हम जाने कि बहुपद का प्रकार, तो पद के आधार पर और घात के यानी कि पावर के आधार पर। तो पद के आधार पर भी 4 प्रकार हम लोग जाने और घात के आधार पर भी
4 प्रकार जान लिए, ठीक है। अब जानेंगे हम कि शून्य कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आता है। इसके बाद अब शून्य का निकालना जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। तो अब जानेंगे शून्य क्या होता है और शून्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो छोटा सा एक परिभाषा लिखते हैं शून्य का, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो सबसे पहले शून्य का लिखेंगे, तो लिखेंगे पी एक्स बराबर 0। इसमें जो पी एक्स होता है ये बहुपद होता है, और जीरो होता है जो 0 से बहुपद का तुलना किया जाता है। अभी वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो पी एक्स को हल करके जो प्राप्त होता है वही बहुपद का शून्यक होता है। यानी कि जो भी यहाँ पे पी एक्स है, इसको हल करके जो प्राप्त होता है वही बहुपद का शून्यक होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पी एक्स बराबर 0 कैसे होता है। तो इसका एक यहाँ पे डिफिनेशन में लिखता हूँ कि यहाँ पे शून्य के लिए ये वाला शून्यक के लिए बहुपद का तुलना सदैव 0 यानी कि 0 से किया जाता है, ठीक है। यानी कि शून्य के लिए बहुपद का तुलना सदैव 0 से किया जाता है। जैसे यहाँ पे पी एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे जो पी एक्स है ये बहुपद यानी कि इसके स्थान पर बहुपद आता है, और जो बराबर का बराबर और 0 यानी कि 0 यानी कि बहुपद का तुलना यानी कि बराबर सदैव 0 से किया जाता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले, समझ में नहीं आ रहा होगा मैं जानता हूँ, तो मान लीजिए कि एक तराजू है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो मान लीजिए इसमें भी 1 केजी है और इसमें भी 1 केजी है, और दोनों क्या है, बराबर है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 0 और बीच में बराबर, और यहाँ पे बहुपद यानी कि 1 केजी का तुलना 1 केजी से किया जा रहा है। उसी प्रकार बहुपद का तुलना 0 से किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको साइड इसी पे यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसको घेर देते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक यानी कि जो भी रैखिक बहुपद होगा जिसका पावर 1 होगा, यानी कि यहाँ पे अधिकतम पावर 1 होता है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो 1 नंबर में देखेंगे x माइनस क्या ले ले, यहाँ पे x माइनस 2 ले ले, ठीक है। या इतना ही x माइनस 2, यानी कि देखिए यहाँ पे x पावर 1 है, ठीक है। x पावर 1 है तो ये क्या है, रैखिक है। तो इसका शून्यक निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल या सॉल्व। तो यहाँ पे x माइनस 2 है, तो लिखेंगे शून्य के लिए, क्योंकि शून्य निकाल रहे हैं, शून्य के लिए और लिखेंगे पी एक्स। अब मैं x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो बहुपद है इसमें चर x है। अगर मान लीजिए यहाँ पे t माइनस 2 रहता तो यहाँ पे t है, यानी कि चर क्या है, t है। तो लिखते पी t बराबर 0, यानी कि जो यहाँ पे लिखाएगा ना वो देखेंगे कि बहुपद में क्या है, यानी कि कौन ऐसा चर है, m है, t है, या फिर x है, या फिर y है, जो भी रहेगा वो यहाँ पे लिखाता है। तो यहाँ पे x है, इसीलिए यहाँ पे x लिखे हैं। अब उसके बाद इसके बराबर 0। अब px क्या होता है, बहुपद। px क्या होता है, बहुपद। तो जो भी यहाँ पे बहुपद दिया है यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे कि x, और देखिए यहाँ पे बराबर का बराबर और माइनस 2 है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 2, यानी कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना लिखना, 1। तो सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे लिखना जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले ये लिख लीजिए, लो नोट में काफ़ी काम करेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, जिसे अल्फा, ये अल्फा का चिन्ह है, ठीक है। इसे अल्फा से, जिसे अल्फा से दर्शाते
है, यानी कि रैखिक बहुपद में शून्यक एक होता है, यानी कि शून्यक एक ही लिख लेगा। तो यहाँ पे कितना निकला है? एक। तो यहाँ पे अतः में लिख देते हैं, अतः अभीष्ट शून्यक अल्फा बराबर 2। अब द्विघात बहुपद निकालेंगे तो उसका भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है और इसे अल्फा और बीटा द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो भी लिख देते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है जिसे अल्फा, यहाँ पे लिखते हैं, नहीं दिख रहा होगा, अल्फा और बीटा का साइन ये है, यानी कि बीटा से दर्शाया जाता है। उसके बाद एक और लिखेंगे, त्रिघात बहुपद में शून्यकों कि ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए लिख रहे हैं। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है जिसे अल्फा कोमा बीटा और इस तरह रहता है गामा से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट जाने गए और हम जान गए कि रैखिक बहुपद कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं कि द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, वो 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद का शून्यक कि x² + 7x + 10। ठीक है, इसका शून्यक निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए x⁻1 है और यहाँ पे x⁻2 है, तो अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो लिखेंगे हल शून्यक के लिए। ठीक है, शून्यक के लिए यहाँ पे चर क्या है? x, तो px। ठीक है, यहाँ पे x देंगे, और अगर यहाँ पे चर रहेगा, जैसे यहाँ पे t² + 7t + 10, तो यहाँ पे क्या है? चर t है, तो लिखते pt बराबर 0, तो यहाँ पे बराबर 0 ऐसे करके यहाँ पे t रहता, तो लेकिन यहाँ पे है x, तो px लिखेंगे। तो अब हो गया। उसके बाद ये होता है बहुपद, तो बहुपद के स्थान पर लिखेंगे, यानी कि x² + 7x + 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 3, यहाँ पे 3 पद है और 3 पद का कभी भी शून्यक नहीं निकलता है, यानी कि 3 पद है तो इसको 4 पद बनाना होगा, या 2 पद का निकलता है या तो 4 पद का, लेकिन यहाँ पे है 3 पद, तो 3 पद है तो 4 पद बनाएंगे। अब 4 पद कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पे पहले और लास्ट वाला में, यानी कि पहला पद और लास्ट वाला पद में गुना करके ऐसे सेट करते हैं ताकि ये बीच वाले के बराबर आ जाए, लेकिन बीच वाला यहाँ पे क्या है? 7x, तो 7x लाना है। तो चलिए देखते हैं, एकदम बारीकी से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला लेंगे x² और सबसे लास्ट लेंगे 10, तो x² गुना 10, तो x को अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा x गुना x में, और 10 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 बचे 10, यानी कि ये टूटेगा 2 गुना 5 में। अब देखिए यदि हम अब इसे ऐसे प्लस माइनस या गुना के द्वारा ऐसे सेट करा जाता है कि यहाँ पे 7x के बराबर आ जाता है, यानी कि बीच वाले के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ के माध्यम से करें और यहाँ पे 7x है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 2 7 होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले 2 और 5 लेंगे और यहाँ पे x है और यहाँ पे x, तो दोनों स्थान पर x दे देंगे, यानी कि x और x, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस 2x और प्लस 5x प्लस 7x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7x। तो 7x के जगह पर इतना लिखेंगे, यानी कि इसके जगह पर ये वाला लिखेंगे, तो x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? x² है और यहाँ पे पावर x और पावर 1 है और यही 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि x आ रहा है, दोनों में x है तो x कॉमन लेंगे और एक x से एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा, तो यहाँ पे एक x और प्लस का प्लस, फिर x से x कट जाएगा तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, यहाँ पे 2 देंगे, फिर प्लस, और यहाँ पे देखिए 5 है और 5 से 10 में भाग देंगे 2 में कट जाएगा तो 5 कॉमन ले लेंगे, यानी कि दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा x,
फिर प्लस का प्लस, फिर 5 दूना 10 यानी कि 2 बचेगा बराबर 0। यानी कि देखिए ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आता है तो कोई एक लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे x + 2 और यहाँ पे x और प्लस 5, ऐसे कर देंगे x और यहाँ पे प्लस 5 बराबर 0। हम लिखेंगे यदि x + 2 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर, इधर प्लस में 2 है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो माइनस में 2, फिर यहाँ पे x। और देखिए बराबर अगर बराबर रहे और तो इसके पीछे हमेशा यहाँ का चिन्ह दिया जाता है। यदि पहले बराबर रहे तो इसके पीछे हमेशा यहाँ का चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पे x और बराबर का बराबर, इधर प्लस में 5 बराबर के उस पर जाता है तो माइनस में हो जाता है का 5। ठीक है, अब इतना हो गया यानी कि 2 शून्य निकल गया। अब मान लीजिए कि मैं इसको पलट दूँ, जैसे यहाँ से अगर मैं x + 5, तो यहाँ पे हो जाए, इसको बताए थे अल्फा बीटा का मान, तो अतः हम यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट शून्यक, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, अभीष्ट शून्यक अल्फा बराबर -2 और कोमा बीटा बराबर -5। तो देखिए यहाँ पे 1 और 1 2 निकल गया शून्य, क्योंकि यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य निकलेगा अल्फा और बीटा। ठीक है, तो 2 शून्य निकल गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो मैं बता रहा था अभी कि यहाँ पे x + 2 है और x + 5 है, और x + 5 को पहले लिख दे और x + 2 को बाद में लिख दे। जैसे यहाँ पे x, यहाँ पे जो x था या +5 था, तो यहाँ पे x + 5 को पहले लिख दे और x + 2 को बाद में लिख दे, x + 2 को बाद में, और इसे सॉल्व करें। ठीक है, तो लिखेंगे यदि और x + 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, तो यहाँ पे x का मान इधर प्लस में 5 है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अभीष्ट, अतः अभीष्ट शून्यक अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बराबर कितना आया है -2, और यहाँ पे अल्फा बराबर -5 आ गया, और यहाँ पे बीटा बराबर -5 आया है, यहाँ पे बीटा बराबर -2 आ गया। अब यहाँ पे अलग अलग आ गया, यहाँ पे कुछ अलग आ गया, यहाँ पे कुछ अलग आ गया। तो क्या ये इसमें से कौन गलत है, ये गलत है या फिर ये गलत है? तो देखिए इसमें से कोई गलत नहीं है, इसमें से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। यदि आप ऐसे बनाए तब भी सही है और ऐसे बनाओ तब भी सही है, यानी कि दोनों सही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला, यानी कि ऑब्जेक्टिव फार्मूला होता है, जैसे अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a, ये होता है। इस पर जैसे a का मान निकाल कर बनाते हैं उसको देखेंगे। अब देखेंगे यदि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा हो, तब मतलब कोई द्विघात बहुपद है और उसका 2 शून्यक है अल्फा और बीटा, तो हमारे पास 2 फार्मूला आता है। एक आता है केस नंबर 1 में शून्यकों के योगफल बराबर -b/a होता है, ठीक है, और दूसरा नंबर केस में होता है शून्यकों का गुणनफल c/a। तो इसका यूज कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसे हम डिटेल से जानेंगे। जैसे एक समीकरण के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3x - 4x + 2 है, ठीक है, ये एक आपके पास समीकरण है, और इसका क्या करना है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका अल्फा और बीटा 2 शून्यक होगा और उसका योगफल ज्ञात करना है और गुणनफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र होता है -b/a और गुणनफल का सूत्र होता है c/a, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले b/a का मान ज्ञात करना होगा, यहाँ पे c का मान ज्ञात करना होगा और a का मान ज्ञात करना होगा। तो अभी बताए थे कि यहाँ पे a b का मान समीकरण से कैसे ज्ञात होता है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, 3x² - 4x + 2, इसका निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे a b c का मान हम देखेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a b और c का मान, तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले द्विघात बहुपद का मानक रूप में बताया था ऐसे कि ax² + bx + c, ठीक है, ये मानक रूप है। तो यहाँ पे x के जो पहले होता है a का मान, यानी कि 3 क्या है, a का मान है, 3 a का मान। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 होगा b का मान, लेकिन माइनस उसके पहले है तो माइनस लेते हैं, ठीक है, तो -4 हो जाएगा। फिर c का मान जो लास्ट में कांस्टेंट रहता है वो होगा, तो यहाँ पे 2 है तो 2, तो यहाँ पे a b c का मान निकल गया। अब हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल आसानी से निकाल पाएंगे, और ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछता है वो भी बताऊंगा, पहले ये सूत्र जान लो। तो अल्फा + बीटा,
योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि प्लस का मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये वाला होता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले b का मान क्या है? -4, तो -4 देंगे और सूत्र में माइनस एक और है तो यहाँ पे दे करके इसे घेर देंगे। और बाटा में अब ये घेरते क्यों है? क्योंकि दो चिन्ह एक स्थान पर रह जाए, मतलब दो चिन्ह एक जगह रहे तो उसे घेर देते हैं, यह गणित का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद a का मान कितना है? 3, तो 3। अब देखिए इसका, तो माइनस माइनस प्लस और 4 का 4 और बाटा नीचे है 3, तो 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार इसका भी निकालते हैं। जैसे इसका गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इंटू का मतलब गुणनफल और प्लस का मतलब योगफल। तो यहाँ पे सी का मान कितना है? 2, तो 2 रखेंगे। फिर ए का मान कितना है? 3, तो 3 रखेंगे और ये आंसर आ गया। तो इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, चलिए बताता हूँ। यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी कि ऐसे कोई एक बहुपद दे देगा 3x² माइनस 4x प्लस 2, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसका, तो शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का योगफल पूछेगा। ठीक है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल यानी कि योगफल मतलब अल्फा और बीटा, ये भी दे सकता है, योगफल लिख सकता है या फिर अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता है, का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा योगफल पूछे तो इससे निकालना है, यानी कि माइनस बी बाई ए होगा। और यहीं पे अगर इतना ही दे, जैसे यदि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे जो गुणनफल है ये पूछ सकता है। यहाँ पे गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग जानेंगे क्वेश्चन कैसे पूछता है। उसके बाद अब देखेंगे ये वाला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने को बोलेगा और कहेगा जिसके शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है, तो इसके लिए तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए दिया है योगफल और गुणनफल, यानी कि दो योगफल और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है और बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो इसके लिए सूत्र ये होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे ज्ञात। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं 4,1, यहाँ पे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1। ठीक है, ये वाला। तो अब हम इसी सूत्र पर अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो यहाँ पे 4 दे देंगे और एक्स का एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो यहाँ पे 1 दे देंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो इसी सूत्र से कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं यदि उसका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो। ठीक है, 2 नंबर में पूछता है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है, मतलब अल्फा बीटा बहुपद मतलब द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है तब इतना बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है ना, इसका यदि हम शून्यक निकालें तो काफ़ी कठिनाई होगा और इसका शून्यक भी आसानी से नहीं निकल सकता है। तो इस पर यहाँ जो एक फार्मूला है इस पर हम बैठाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा, इतना बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और बाटा में अल्फा इंटू बीटा, ये वाला होता है। और इसको बैठाएंगे तो फटाक दे यानी कि फटाक दे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बैठाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से माइनस बी बाई ए करके। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। हम अभी जाने हैं। अब यहाँ पे ए बी सी का मान निकालेंगे, यानी कि ए,
तो इसमें से ए बी सी का मान निकालते हैं। तो इसका समीकरण भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे इसका मानक रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए बी और सी का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा 1, यानी कि कुछ भी नहीं है एक्स के पहले तो 1 होगा। उसके बाद बी के मान यहाँ पे 3 है तो माइनस लेंगे तो -3 हो जाएगा। और सी का मान कितना है 5, तो 5 ले लेंगे। तो ये आपको समझ में आया कहाँ से आया। उसके बाद अब यहाँ पे रखें, अब इसका मान निकालेंगे, यानी कि -b/a का। तो b यहाँ पे इसको अब लिखते हैं इधर, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो यहाँ पे b का मान कितना निकला है -3, तो -3 देंगे और सूत्र में माइनस है तो इसका माइनस देंगे और इसे घेर देंगे। और a का मान कितना निकला है 1, तो 1 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और केवल 3 आएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो c का मान कितना है 5 और a का मान 1, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा आंसर। अब आंसर नहीं आएगा तो 5 और 3 आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान 5। तो यहाँ पे रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3 का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस का माइनस और 2 का 2 और गुना अल्फा इंटू बीटा का मान 5 आया है। तो यहाँ 5 रखेंगे और बाटा में अल्फा इंटू बीटा का मान 5। और देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 होगा और माइनस का माइनस और 5 दूना 10 और बाटा में कितना है 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बड़ा 10 है, यानी कि 9 और 10 में कौन बड़ा है 10, तो इसका चिन्ह देंगे माइनस वाला। और माइनस और 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना 1 बचेगा और बाटा के नीचे 5। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो उसके लिए केस देखेंगे, यानी कि ऐसा सूत्र फॉर्मूला देखेंगे। तो चलिए, तो अब देखेंगे यदि त्रिघात बहुपद में 3 शून्य क्रमशः अल्फा बीटा और गामा हो तब, यानी कि कोई त्रिघात बहुपद है, जैसे यहाँ पे त्रिघात कोई बहुपद है और इसका शून्य क्रमशः अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल और दो शून्यक को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो शून्यकों का योगफल होता है -b/a, दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग होता है यहाँ पे c/a और शून्यकों का गुणनफल -d/a, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या निकालना है हमें कि ए बी सी डी का मान, यानी कि ये मान लीजिए समीकरण है और इसी का निकालना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल और दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों के दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो इसके लिए तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि योगफल। और दो शून्य कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में गुना, यानी कि गुना छुपा है, इंटू का मतलब गुना होता है, दोनों के बीच में गुना छुपा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो दो शून्यक है तो दो शून्यकों के एक साथ लिए हैं अल्फा और बीटा का मान, तो उनका गुणनफल का योग, यानी कि यहाँ पे प्लस फिर बीटा इंटू गामा फिर प्लस गामा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे दो शून्यक इनका योगफल यानी कि इनका योगफल हो गया, ठीक है। अब इसका योगफल होता है c/a। उसी प्रकार यहाँ पे गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और -d/a। अब हम इसका निकालेंगे -b/a, c/a और -d/a का मान। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले a b c d का मान निकालना होगा। तो a b और c और d का मान, तो यहाँ पे इसका मानक रूप है, तो यहाँ पे होगा ये होगा 2, ये a का मान होगा, फिर -7 b का मान, c का मान 4 और d का मान -9। तो ये आपको समझ में आ गया कहाँ से आया है। अब देखेंगे यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ -b है तो b का मान कितना है -7, तो यहाँ पे -7 रखेंगे और सूत्र में यानी फॉर्मूला में कि माइनस का माइनस और बाटा, a का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे होगा माइनस प्लस और 7 बटा नीचे 2, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो c/a होता है। c का मान कितना होगा 4 और a का मान 2, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 2, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो -d/a, तो d का मान कितना है -9, तो यहाँ पे रखेंगे -9 और सूत्र में कि माइनस है जो यहाँ पे रखेंगे, उसे घेर कर a का मान 2 है तो 2 माइनस प्लस और 9/2, तो ये हो गया आंसर। अब यहाँ तक सभी के सभी क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे कि अगले वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और इसके अगले वाले वीडियो में एकदम डिटेल से भाग करना बताएंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x -1 है और
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है, और इसमें भाग देना है x प्लस 2 से। तो इसका जो भाग का विधि होता है, जैसे इसका भाग x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका भाग कैसे दिया जाता है प्लस 1, ठीक है। इसका भाग कैसे दिया जाता है अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा, उसके बाद कि ये आपको जानना होगा तब कमेंट कीजिएगा, तो बता देंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।